हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे विश्व में नगरों का उद्भव एवं विकास से संबंधित पुनर्जागरण काल में कि किस प्रकार से पुनर्जागरण काल में नगरों का उद्भव एवं विकास हुआ है। इससे पहले की जो वीडियो है उसमें हमने चर्चा की है प्रागैतिहासिक काल के बारे में, ग्रीक एवं रोमन काल के बारे में, अंध युग के बारे में और मध्यकाल के बारे में। और इन सभी कालों में हमने देखा है कि किस प्रकार से विश्व के अलग अलग भागों में नगरों का उद्भव एवं विकास जो है वो हो रहा था। आइए हम चलते हैं अब पुनर्जागरण काल में नगरों का उद्भव एवं विकास किस प्रकार से हुआ उसका अध्ययन करते हैं। 15वीं शताब्दी में यूरोप में सांस्कृतिक जागृति के कारण कई नगरीय क्रांति पैदा हुई जिसे पुनर्जागरण काल के नाम से जाना जाता है। यानी कि इसका जो समय है वो 15वीं शताब्दी से माना जाता है और उस समय यूरोप में एक नई संस्कृति का जन्म हुआ और उसके साथ ही नगरीय क्रांति की जो शुरुआत है वो भी उसी समय से मानी जाती है। यह मध्य युग की समाप्ति तथा आधुनिक युग के प्रारंभ के बीच का मिला जुला समय, यानी कि इससे पहले मध्य युग था और इसके बाद में आधुनिक युग जो है वो शुरू होता है। तो उन दोनों के ये बीच का समय माना गया है। इस युग के अंतर्गत 15वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक की अवधि को सम्मिलित किया जाता है। यानी कि जो युग है ये 15वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य सम्मिलित किया गया है। इस काल में लोगों में प्रत्येक वस्तु को जानने समझने की जिज्ञासा की भावना उत्पन्न होने के कारण आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में उन्नति का मार्ग प्रशस्त हुआ। यानी कि इस काल में प्रत्येक व्यक्ति को हर वस्तु को जानने और उसको समझने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई, जिसके कारण से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति और विकास हुआ। इसी समय नगरीय जीवन को प्रोत्साहन देने वाली बहुत सी विचारधाराओं को विशेष बल मिला, जिस कारण से नगरीय विकास में भी उत्तरोत्तर वृद्धि होती गई। यानी कि जो नगरीय जो जीवन था उसको बढ़ाने वाली बहुत सारी जो विचारधारा थी, बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट से बहुत सारी नई बातें शुरू हुई, जिस कारण से नगरों का जो विकास है वो भी तेजी से बढ़ने लगा। इसी समय नगर राज्यों की स्वशासन व्यवस्था के स्थान पर राष्ट्रीय राजधानियां आर्थिक एवं राजनीतिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बनी तथा शक्तिशाली राजतंत्रों की स्थापना के साथ साथ शासकीय प्राथमिकताओं में परिवर्तन आने लग गए थे। यानी कि उस समय जो नगर थे वो राष्ट्रीय राजधानियों के रूप में उभर कर सामने आए, जिस कारण से उनमें आर्थिक और जो राजनीतिक गतिविधियां थी वो भी तेजी से विकसित हुई और उनका जो विकास है वो धीरे धीरे होने लगा। बहुत सी खोजों के परिणाम स्वरूप नए जल मार्गों का विकास तथा गिल्ड के नियंत्रण से मुक्ति से व्यापार को नई दिशा मिली। यानी कि इस युग में बहुत सारी नई नई खोजें हुई, नए जो समुद्री मार्ग थे उनका विकास हुआ, साथ ही जो गिल्ड व्यवस्था थी और उससे भी मुक्ति मिली, जिसके कारण से नगरीय विकास को एक नई दिशा मिली। इसी समय वास्को डी गामा, कोलंबस, डियाज, मेगेलन, जेम्स आदि की विश्व यात्राओं एवं नवीन खोजों के परिणाम स्वरूप वर्तमान में ज्ञात विश्व का अधिक विस्तार हो गया था। यानी कि बहुत सारे उस समय विद्वान हुए थे जिन्होंने विश्व के अलग अलग भागों में यात्राएं की और नई खोजें की, जिससे
जो ज्ञात विश्व है उसका और भी अधिक विस्तार होता चला गया। इसी के परिणाम स्वरूप उपनिवेशीकरण का प्रभाव भी लगभग सभी महाद्वीपों में फैल चुका था। यानी कि ये जो यात्री थे जिन्होंने नए नए स्थानों की खोज की, उसके पश्चात में लगभग प्रत्येक महाद्वीप में जो उपनिवेशीकरण था, यानी कि उनके प्रभुत्व वाले जो कस्बे या जो स्थान थे उनमें भी धीरे धीरे वृद्धि होने लगी। यूरोप के विभिन्न देशों में उनको सड़क के द्वारा जोड़ा गया। इससे देशों का राष्ट्रीय संगठन अधिक सुदृढ़ हो गया तथा देश के कमी वाले विभिन्न भागों को अनाज तथा अन्य सामग्री भेजने की सुविधा होने से नगरों के स्थायित्व को भी बल मिला। यानी कि जो यूरोप के जो अलग अलग देश थे, अलग अलग जो कस्बे थे, उनको आपस में सभी को सड़क मार्ग के द्वारा जोड़ा गया। इससे जो यूरोपियन देशों का संगठन था उसमें और अधिक सुदृढ़ता देखने को मिली और साथ में ये भी हुआ कि जिन क्षेत्रों में या जिन देशों में खाद्य सामग्री की या अन्य सामग्री की कमी थी उनको सड़क मार्ग के द्वारा भेजने की सुविधा होने से नगरों का जो विकास है वो और भी तेजी से होना प्रारंभ हो गया था। शक्तिशाली राजतंत्र शासकों ने नई नई राजधानियों का विकास किया और यह राजधानी नगर शीघ्र ही बड़े नगरों के रूप में विकसित अथवा परिवर्तित हो गए। इन नगरों को मेट्रोपॉलिटन कहा जाने लगा। यानी कि उस समय जो शक्तिशाली शासक थे उन्होंने नई नई राजधानी नगरों का विकास किया और उनकी जैसे ही संख्या बढ़ी, जनसंख्या उनकी बढ़ी, उनका साइज बढ़ा, तो वो जो राजधानी नगर थे वो मेट्रोपॉलिटन के नाम से जाने जाने लगे। इसी क्रम में फ्रांस में वार्सेलीज, जर्मनी में म्यूनिख, हंगरी में बुडापेस्ट, स्पेन में मैड्रिड, ऑस्ट्रिया में वियना, पोलैंड में वारसा, डेनमार्क में कोपेनहेगन, रूस में सेंट पीटर्सबर्ग आदि नगरों का राजधानी नगरों के रूप में विकास हुआ। साथ ही ये सभी नगर व्यापार, कला एवं संस्कृति के केंद्रों के रूप में भी विकसित हुए। यानी कि राजधानी नगरों के रूप में तो ये नगर विकसित हुए ही, लेकिन साथ में इन नगरों में जो व्यापारिक गतिविधियां थी, जो सांस्कृतिक गतिविधियां थी, अन्य जो कला से संबंधित जो गतिविधियां थी उनमें भी वृद्धि हुई, जिस कारण से इन नगरों का विकास काफी तेजी से होने लग गया था। इसी प्रकार पुराने नगरों को परिवर्तित करके उनको पुनः सुनियोजित तरीके से बसाने के लिए बारूक योजना का आविष्कार भी किया गया। यानी कि जो पहले से नगर बसे हुए थे उनकी आकारिकी में कुछ परिवर्तन करके नए रूप से उनका विकास करने के लिए एक योजना उस समय सामने आई, जिसको बारूक योजना के नाम से जाना जाता है। इस योजना के आधार पर पुराने नगरों को नए ढंग से बसाया गया, जैसे फ्रांस में पेरिस, इटली में रोम, इंग्लैंड में लंदन आदि ऐसे नगर हैं जिनके प्लान में सुधार कर उनको पुनः सुनियोजित तरीके से बसाया गया। यानी कि इस बारूक योजना के तहत बहुत सारे ऐसे नगर थे जिनको पुनः सुनियोजित तरीके से कुछ परिवर्तन करके वापस से उनको नया रूप जो है वो दिया गया। यहाँ पर बारूक योजना से तात्पर्य है कि बारूद एवं अन्य हथियारों के विकास के कारण अब परंपरागत प्रकोटों से नगरों की सुरक्षा नहीं की जा सकती थी। यानी कि इस युग में आते आते बहुत सारे नए नए हथियारों एवं बारूद का प्रयोग जो है होने लग गया था, जिस कारण से जो नगर का जो परकोटा का जो क्षेत्र था उसमें उनको ये लगने लग गया कि अब इनकी वजह से इन जो परकोटा के अंदर जो स्थित है नगर उसकी रक्षा नहीं की जा सकती। इसी के कारण से बारूक योजना जो है उसका विकास हुआ। इस कारण नगरों को अधिक सुरक्षा प्रदान करने वाली प्रणाली की आवश्यकता थी। यानी कि उस समय ये महसूस होने लग गया कि ऐसी कोई
योजना या प्रणाली बनाई जाए जिससे नगरों को और अधिक सुरक्षा मिले। ऐसे समय एक नई योजना का विकास हुआ जिसे बारूक योजना कहा गया था। इस योजना में नगरीय आकारिकी में मार्ग सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे, यानी कि जो नगरों की जो आंतरिक संरचना थी जिसे आकारिकी या अर्बन मॉर्फोलॉजी के नाम से जानते हैं, उसमें जो रोड्स थे, मार्ग थे, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। पहले के संकरे मार्गों के स्थान पर ज्यामितीय नियमितता वाले चौड़े मार्गों का विकास किया गया जो कि नगर के किसी एक बिंदु से विभिन्न दिशाओं में प्रसारित होकर तारक प्रतिरूप बनाते हुए, यानी कि पहले जो संकरे मार्ग थे उनको एक निश्चित पैटर्न जियोमेट्रिकल प्लान के आधार पर चौड़ा किया गया और उनका विकास इस तरह किया गया कि वो एक बिंदु से विभिन्न दिशाओं में प्रसारित होकर तारक प्रतिरूप बनाते हैं। यहां पर हम ये देख सकते हैं कि जो एक आइडियल सिटी प्लान जो था पुनर्जागरण युग का, वो किस प्रकार का हुआ करता था। और इस स्लाइड में हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से बारूक योजना के लागू होने के पश्चात नगरों का जो विकास है वो हुआ और उसका जो लेआउट जो है वो किस प्रकार का दिखलाई देता है। अब हम देखते हैं कि अलग अलग महाद्वीपों में किस प्रकार से नगरों का विकास हुआ। सबसे पहले हम देखते हैं यूरोप में नगरीय विकास। यूरोप में मध्यकाल के पश्चात शक्तिशाली राजतंत्रों की स्थापना हुई, यानी कि जैसे ही मध्यकाल समाप्त, उसके बाद में जो शक्तिशाली पावरफुल जो राजतंत्र थे या जो शासन व्यवस्था थी वो स्थापित हुई, जिस कारण राजधानी नगर साम्राज्य की शक्ति और वैभव प्रदर्शन के प्रतीक जो है वो बन गए थे। नई राजधानी के रूप में नगरों का विकास तेजी से हुआ। बुडापेस्ट, कोपेनहेगन, वारसा, वियना, मैड्रिड आदि नगर राजधानी नगरों के रूप में विकसित हुए। राजधानी नगरों में जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग सैनिकों का होता था, यानी कि जैसे ही राजधानी नगरों की व्यवस्था सुदृढ़ होने लगी, उसके साथ ही बहुत सारे नगरों का विकास हुआ। और साथ में ही ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि उस समय जो इन राजधानी नगरों में जो जनसंख्या या जो लोग रहते थे उसका एक बहुत बड़ा भाग जो है वो सैनिकों का होता था। इसके अलावा इस काल में यूरोप के नगरीय विकास ने विभिन्न शिल्पकारों एवं कलाकारों ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया, यानी कि जो नगरों के विकास में उस समय के शिल्पकार थे, कलाकार थे, उन्होंने भी नगरों को सुंदर बनाने में या उसका विकास करने में अपना बहुत अधिक योगदान दिया। इस काल में विकसित अधिकांश नगर राजा एवं राजकुमार के निवास स्थान होते थे, जैसे पोट्सडैम, वर्सेलीज इत्यादि, यानी कि ज्यादातर जो इस काल में नगरों का विकास हुआ वो उस समय के जो राजा थे या उनके जो राजकुमार थे उनके निवास स्थान के रूप में नए नए नगरों का जन्म एवं विकास हुआ। इटली में लियोनार्डो दा विंसी, माइकल एंजिलो, राफेल तथा फ्रांस में रेम्ब्रांड ने अपने नगरों को कलात्मक भव्यता प्रदान की। इस समय एबे अथवा मठ का स्थान बेरक ने ले लिया था, यानी कि उस समय जो धार्मिक, इससे जो पहले वाले युग में जो धार्मिक स्थान हुआ करते थे उसकी जगह जो बेरक है, यानी कि जो सैनिक है उनके निवास के लिए स्थान जो है वो ज्यादा विकसित होने लगे थे। फिलिप विले या चार्ली राय, विल्मस्टैंड, प्रूडेंस्टैंड तथा फ्रेडरिकस्टैंड आदि नवीन सैन्य नगरों की स्थापना उस समय हो चुकी थी। सैन्य संचालन को ध्यान में रखते हुए ही कई पुराने नगरों के मार्गों की चौड़ाई को बढ़ाया गया, यानी चूंकि सुरक्षा उस समय भी बहुत महत्वपूर्ण थी, तो सैनिकों के सही तरीके से शहर में और शहर से बाहर जाने के लिए आवागमन या संचालन के लिए जो कस्बों में
पुरानी और संकड़ी जो रोड थी, सड़कें थी, उनको और अधिक चौड़ा किया गया। वेनिस राज्य का पल्मानुआ नगर 1593 ईस्वी में स्थापित बारुक नगर योजना पर आधारित एक उत्तम उदाहरण माना जाता है। यानी कि 1593 में स्थापित वेनिस राज्य का जो पल्मानुआ कस्बा है वो एक बारुक योजना का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। इस काल में नए नगरों की स्थापना की तुलना में पहले से स्थापित नगरों को बारुक योजना के अनुसार पुनः परिवर्तित कर नया रूप दिया गया। यानी कि इस काल की एक खास बात और भी थी कि पहले से जो स्थापित नगर थे उन्हीं में आमूलचूल परिवर्तन करके उसको नया रूप देने का प्रयास किया गया। इनमें मुख्य रूप से रोम, नेपुल्स, फ्लोरेंस, पेरिस, लियोन्स, लंदन आदि नगरों का पुनर्निर्माण किया गया। पर कोटा नगरों में जनसंख्या की अधिकता के कारण अब नए क्षेत्रों का विस्तार नगर की चार दीवारी के बाहर भी होने लगा था तथा बहुत से कस्बों में बहुमंजिला इमारतें बनने लगी थी। यानी कि परकोटा जो नगर थे, नगर के चारों ओर जो चार दीवार थी, चूंकि उसमें जनसंख्या या जो इमारतें हैं वो एक निश्चित सीमा तक ही बन सकते हैं, रह सकते हैं। चूंकि जनसंख्या का अधिक जमाव नगरों में होने लग गया था, जिस कारण से उनको रहने के लिए आवास या इमारतों की आवश्यकता होने लगी थी। उस कारण से हुआ क्या कि नगरों का जो विस्तार है या जो विकास है चार दीवारी से बाहर भी होने लग गया था और कस्बों के अंदर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है वो भी बनना प्रारंभ हो चुकी थी। इनके अलावा लिस्बन, कुस्तुनतुनिया, एम्स्टर्डम, मार्सिलीज, रोन, नांटीज, बोर्डेक्स, जिनेवा, एडिनबर्ग, ओस्लो, हेलसिंकी, एबो, वेनिस, मिलान आदि नगरों का विकास भी तेजी से होने लग गया था। इसी समय नगरों का विस्तार क्षैतिजीय कम तथा लंबवत अधिक होने लग गया था, क्योंकि जनसंख्या के अधिक जमाव और विकास के कारण से नगरों का विकास भी तेजी से हुआ। लेकिन चूंकि बहुत सारे ऐसे नगर थे जिनमें जो भूमि है, आवासीय क्षेत्र है, उसकी कमी थी, जिसके कारण से नगरों का विकास क्षैतिज न होकर लंबवत यानी कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के रूप में होने लग गया। एक ही जमीन पर 4 मंजिला 5 मंजिला इमारतें जो है वो बनने लग गई थी। तो हम ये कह सकते हैं कि उस समय जो नगरों का जो विस्तार है वो क्षैतिज न होकर लंबवत वो अधिक हुआ, यानी कि मल्टी स्टोरी के रूप में अधिक हुआ। अब हम देखते हैं एशिया में किस प्रकार से नगरीय विकास हुआ। एशिया महाद्वीप के दक्षिणी, पूर्वी एवं मध्यवर्ती भागों में अनेक नगरों का पुनर्निर्माण किया गया। कि एशिया महाद्वीप के जो पूर्वी और मध्यवर्ती भाग है उसमें बहुत सारे नगरों का पुनर्निर्माण किया गया। इस समय संघाई चीन का प्रमुख नगर था। इनके जो संघाई जो है वो चीन का प्रमुख नगर माना जाता था। इसी प्रकार जापान में टोक्यो राजधानी नगर के रूप में विकसित हो चुका था। साथ ही जापान में हिरोशिमा भी एक विकसित नगर बन चुका था। इसी प्रकार मध्य एशिया में काबुल, बुखारा, ताशकंद, समरकंद, गजनी आदि प्रमुख नगरों के रूप में विकसित हो चुके थे। इसी प्रकार से दक्षिणी पूर्वी एशिया में रंगून, मनीला, सिंगापुर आदि बंदरगाह नगरों की स्थापना भी हो चुकी थी। इसी समय भारत में मुगल कालीन शासन के समय 4 प्रकार के नगर विकसित हुए, जिनमें राजधानी नगर, प्रशासनिक नगर, धार्मिक केंद्र तथा विशिष्ट प्रकार के औद्योगिक नगरों का जो विकास है वो मुगल कालीन शासन में देखा जाता है। मुगल साम्राज्य की स्थापना के कुछ समय पूर्व ही सूरत, अहमदनगर, गोलकुंडा, बुरहानपुर आदि नगरों की स्थापना भी हो चुकी थी।
इसी काल में निर्मित नगरों में इलाहाबाद, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, अकबरपुर, जलालपुर, जलालाबाद, आगरा, अमृतसर, बेंगलुरु, हैदराबाद, बरेली, राजमहल, चंद्रगिरी, हुबली, पटना आदि नगरों का विकास हो चुका था और वर्तमान जो पुरानी दिल्ली, जिसे उस समय शाहजहांबाद के नाम से जाना जाता था, वो भी एक परकोटे से घिरी हुई थी और इसे 1638 में शाहजहां के द्वारा बसाया गया था। इसी प्रकार शाहजहां ने लाल किला, जामा मस्जिद, चांदनी चौक आदि का भी निर्माण करवाया। इसी काल में शाहजहांपुर, मुरादाबाद एवं आजमगढ़ नगरों की स्थापना भी हो चुकी थी। मुगलकालीन भारत में नगरीय संकेंद्रण के 4 क्षेत्र उभर कर सामने आए, यानी कि जो मुगलकालीन समय में जिस प्रकार से नगरों का विकास हुआ, उसके आधार पर उनको 4 भागों में हम अध्ययन के आधार पर विभाजित कर सकते हैं। प्रथम है दिल्ली आगरा क्षेत्र। ये जो है क्षेत्र दुर्ग यानी कि जो फोर्ट है उसके नगरों के बाहुल्य वाला क्षेत्र था, यानी कि दिल्ली आगरा क्षेत्रों में जो दुर्ग नगर है उनका ज्यादा विकास हुआ। 2 नंबर पे है इलाहाबाद पटना क्षेत्र, गंगा तट पर व्यापारिक एवं धार्मिक केंद्र के रूप में विकसित हुए, यानी कि इलाहाबाद और पटना का क्षेत्र उसमें गंगा तट के सारे व्यापारिक और धार्मिक महत्व वाले नगरों का विकास हुआ। तीसरा है विजयनगर अहमदनगर क्षेत्र। यहाँ पर व्यापारिक केंद्र और हीरा एवं सोना खनन केंद्र के रूप में इन नगरों का विकास हुआ। और चौथा माना जाता है समुद्र तटीय क्षेत्र, जिसमें मुंबई, चेन्नई आदि नगरों का जो विकास है वो माना जाता है। इसी प्रकार 17वीं शताब्दी में चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, दमन, दीव आदि औपनिवेशिक बस्तियों की स्थापना भी उस समय हो चुकी थी। 16वीं शताब्दी में राजस्थान में भी उदयपुर, बीकानेर, आमेर, बूंदी, कोटा आदि नगरों का विकास हुआ माना जाता है। अब हम देखते हैं कि इस समय उत्तरी अमेरिका में किस प्रकार से नगरीय विकास हुआ। उत्तरी अमेरिका में यूरोपियन लोगों द्वारा नई दुनिया की खोज के पश्चात 16वीं शताब्दी में उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट के सहारे औपनिवेशिक नगरों की स्थापना होने लगी थी, यानी कि जैसे ही यूरोपियन लोगों ने उत्तरी अमेरिका की खोज की, उसके पश्चात में 16वीं शताब्दी में जो उत्तरी अमेरिका का जो पूर्वी तट है उसमें बहुत सारे औपनिवेशिक जो नगर है उनकी धीरे धीरे स्थापना होना प्रारंभ हो गई, जिसमें मुख्य रूप से न्यू एम्स्टर्डम, सैन जुआन, हवाना, ऑगस्टाइन आदि दुर्ग नगर बनाए गए थे। अमेरिका में नियोजित नगरों का विकास औपनिवेशिक काल में प्रारंभ हो गया था, यानी कि इस समय जो वेल प्लान जो नगर थे उनका विकास इस औपनिवेशिक काल में भी प्रारंभ हो चुका था। इसी प्रकार 17वीं शताब्दी में बोस्टन, न्यूयॉर्क, वर्जीनिया, जॉर्जिया, विलियम्सबर्ग, फिलाडेल्फिया आदि नगरों का उद्भव एवं विकास हो चुका था। 1791 ईस्वी में राजधानी नगर वाशिंगटन को भी एल एन फेंट द्वारा निर्मित ग्रीड आयरन एवं अरीय विन्यास पर आधारित योजना के अनुसार विकसित किया गया था। इसी प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका के अलावा कनाडा में भी इस शताब्दी में अनेक नगरों की स्थापना की गई, जिसमें क्यूबेक, मॉन्ट्रियल, टोरंटो आदि मुख्य नगर थे। अब हम देखते हैं कि इस समय दक्षिणी अमेरिका में किस प्रकार से नगरों का विकास हुआ। दक्षिणी अमेरिका में स्पेन वासियों ने 16वीं शताब्दी में औपनिवेशिक बस्तियों की स्थापना की। इसमें मुख्य रूप से लीमा एक प्रमुख नगर था, यानी कि दक्षिणी अमेरिका में स्पेन वासियों ने 16वीं शताब्दी में लीमा नगर की स्थापना जो है वो कर ली थी।
इसी प्रकार 17वीं शताब्दी के अंत तक ब्यूनस आयर्स, रियो डी जेनेरियो, सेंटियागो, बोगोटा, बाहिया आदि नगरों का जन्म हुआ माना जाता है। इसी के साथ में ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।